नमस्कार, मैं राकेश मोहन सिंह। स्वागत है आपका नेक्स्ट नाइन न्यूज नेशन। आज की खबर में जिक्र बुंदेलखंड का। क्यों जिक्र है बुंदेलखंड का, खबर में आपको बताएंगे। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और देखते हैं बुंदेलखंड आज देश के परिपाटी पे, देश के नक्शे पर क्यों खास है। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को देश के नाम समर्पित कर दिया। लेकिन 75 वर्षों तक जो बुंदेलखंड राजनीतिक और विकास के नजरिए से हाशिए पर खड़ा रहा, आज जिक्र उस बुंदेलखंड का। आजादी के 75 सालों के बाद भी बुंदेलखंड को मिला था तो बस महज विकास का राजनीतिक भरोसा। बुंदेलखंड अपनी सांस्कृतिक विरासतों से हमेशा लबरेज रहा। ऐसा नहीं था कि बुंदेलखंड के पास अपने लिए कुछ नहीं था, मगर संसद और विधानसभाओं में बैठे लोगों ने सिर्फ इसका सीना चीरा। देश और विदेश में बुंदेलखंड की सुर्खियां तो बनी, लेकिन वह इस कारण कि यहाँ पर किसानों ने आत्महत्याएं की, यहाँ पर दहेज के लिए बेटियों को मारा गया, यहाँ पर किसान का परिवार घास की रोटी खाने को मजबूर हुआ। खनन की खान से लेकर खेती की उर्वरक जमीन भी इसके नसीब में लिखी है, लेकिन इस देश के राजनेताओं ने लिखी तो सिर्फ बुंदेलखंड के माथे पर बदनसीबी और लाचारी। लेकिन आज एक सुखद तस्वीर सामने आ रही है। इस तस्वीर को देखकर यहाँ के मुरझाए चेहरों में एक मासूम मुस्कुराहट दिख रही है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन आज पीएम मोदी ने किया। ये महज एक एक्सप्रेसवे नहीं, बल्कि लाखों लोगों के लिए एक आस है। किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए वहाँ का यातायात सिस्टम बहुत मजबूत होना चाहिए, लेकिन बुंदेलखंड में ना तो सड़कें थी, ना पानी था, ना बिजली थी। तमाम सियासतदानों ने यहाँ पर अपनी राजनीतिक रोटियां तो सेकी, मगर वो रोटी यहाँ के किसानों के पेट में कभी नहीं पहुंची थी। बुंदेलखंड के नागरिकों ने हमेशा लाखों करोड़ों के पैकेज का नाम सुना, लेकिन वो पैसा कहाँ गया, आज तक इस सवाल का जवाब कभी किसी को नहीं मिला। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से बुंदेलखंड के लोगों को यातायात में फायदा तो होगा ही, इसके अलावा यहाँ के विकास को भी गति मिलेगी। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे 296 किलोमीटर का 4 लेन एक्सप्रेसवे होगा। ये महोबा के उत्तर, हमीरपुर के दक्षिण से होता हुआ जालौन, औरैया और इटावा होते हुए आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर मिलता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे विकास कैसे होगा। एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ इंडस्ट्रियल एरिया विकसित होंगे, इसका भी प्रस्ताव बनाया जा चुका है। इस साल 500 करोड़ रुपए केवल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए रखे गए हैं। इसके अलावा जालौन और बांदा में इंडस्ट्रियल हब बनेगा, जिसके लिए रूपरेखा पहले ही तैयार हो चुकी है। पीएम मोदी ने भूतकाल में 2 डिफेंस कॉरिडोर की घोषणा की थी, एक यूपी और एक तमिलनाडु में। यूपी के डिफेंस कॉरिडोर को 6 नोट्स घोषणा में शामिल किया गया था। उसमें चित्रकूट, झांसी, लखनऊ, कानपुर, आगरा, अलीगढ़ है। इसमें झांसी के नोट्स को इस एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा, जिससे झांसी के लोगों को भी इस एक्सप्रेसवे से लाभ मिलेगा। इसमें जो मटेरियल यूज किया गया है वो अपडेटेड वैरायटी का बिटुमिन यूज किया गया है, जिसकी स्टीयरिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है। इस बिटुमिन में प्लास्टिक वेस्ट का भी इस्तेमाल किया गया है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में 4 रेलवे ब्रिज, 14 लंबे पुल, 6 टोल प्लाजा, 7 रैंप प्लाजा, 266 छोटे पुल और 18 फ्लाईओवर बनकर तैयार है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनकर पूरी तरह तैयार हो गया है। 7 जिलों से गुजरने वाले एक्सप्रेसवे का 90% से ज्यादा का काम भी पूरा हो चुका है। इसके 3 पुल अभी निर्माणाधीन है। ये 3 पुल का एक तरफ का हिस्सा तो बन गया है, मगर दूसरे तरफ का हिस्सा अभी तैयार नहीं हुआ है। जो पुल रह गए हैं वो केन,
बेतवा और यमुना नदी पर बन रहे हैं। ये तीनों पुल बांदा, हमीरपुर जिले में बन रहे हैं। अभी इसका टोल भी बनकर तैयार नहीं हुआ है, लेकिन लगभग 90% तक यहाँ भी काम पूरा हो चुका है। इसके टोल में बुंदेलखंड की ऐतिहासिकता को उकेरा जा रहा है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड के 7 जिलों से होकर गुजर रहा है। ये चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा से होकर गुजर रहा है। यानी कि इन जिलों के जो लोग अगर दिल्ली जाना चाहेंगे तो इस एक्सप्रेसवे की मदद से महज 8 से 9 घंटे में ही दिल्ली पहुंच सकेंगे। यानी कि उदाहरण के तौर पर अगर हम बांदा को ले तो बांदा से दिल्ली जाने में अभी ट्रेन से 12 घंटे और कार से संभवतः 12 घंटे से ऊपर का वक्त तय करना होता है। बांदा से पहले कानपुर जाना होता है, कानपुर के बाद लखनऊ एक्सप्रेसवे पकड़ना होता है और फिर यमुना एक्सप्रेसवे। अब इस पुल के बन जाने से और इस एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य के पूरे हो जाने के बाद कानपुर जाने की कोई जरूरत नहीं होगी। बांदा के महोखेर गांव के पास में ही अब सीधे इस एक्सप्रेसवे पर आपको चढ़ना होगा और फिर आप सीधे इटावा जाकर निकलेंगे। इटावा से आप लखनऊ एक्सप्रेसवे ले लेंगे और फिर यमुना एक्सप्रेसवे। यानी कि आपके सीधे सीधे 4 घंटे का वक्त इससे बच जाएगा। बुंदेलखंड का एक सामरिक इतिहास रहा है। यहाँ पर आल्हा उदल, रानी लक्ष्मीबाई का सुंदर इतिहास चस्पा है। धार्मिक पर्यटन के नजरिए से आप इस क्षेत्र को देखेंगे तो यहाँ चित्रकूट है, जहाँ पर भगवान श्री राम ने अपने वनवास दिन को काटा था। दूर दूर से लोग यहाँ पर दर्शन करने आते हैं, मगर अभी ये क्षेत्र विकास से दूर है। यहाँ पर अभी भी काफी समस्याएं हैं। इसके अलावा कालिंजर का अजय किला भी यहीं उपस्थित है। इतिहास में दर्ज एकमात्र ऐसा किला जहां मुगल कब्जा नहीं कर पाए थे। इसके अलावा खजुराहो, झांसी, पन्ना, इसके अलावा बहुत ऐसे इलाके हैं जहां पर टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं, मगर आज तक किसी भी सरकार ने इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। बुंदेलखंड को हमेशा राजनीतिक नेताओं ने हाशिए पर रखा। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसी बुंदेलखंड के रेवेन्यू से यूपी सरकार का खर्चा चलता है। यहाँ पर केन, यमुना और बेतवा नदी से मोरंग निकाली जाती है। ये मोरंग ही यहाँ की सबसे बड़ी आमदनी का साधन है। मगर अफसोस कि आंसू रोता बुंदेलखंड चीखता रहा, चिल्लाता रहा, मगर किसी ने इसकी नहीं सुनी। यहाँ पर माओ की सूखी छाती से बच्चा दूध निचोड़ता रहा, मगर किसी की इसकी दशा पर रोना नहीं आया। सफेदपोश नेताओं ने उड़न खटोलों से इस क्षेत्र को घूमा और फिर यहाँ की बदहाली पर कुछ करोड़ रुपए के छींटे मार दिए। यहाँ का युवक पलायन कर गया। वो कुछ हजार की नौकरियों के लिए दिल्ली, मुंबई, सूरत जाने लगा। धीरे धीरे यहाँ के लोगों का खेती पर ध्यान कम होता गया। अच्छी खासी उर्वरक जमीन बंजर होती चली गई और इसके साथ बंजर होता चला गया बुंदेलखंड का मुस्तकबिल। आज से नया अध्याय शुरू हो रहा है बुंदेलखंड का, और बुंदेलखंड को लेकर जानकारों के अनुसार और उनकी राय के अनुसार बुंदेलखंड में मटर का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है। एक्सप्रेसवे के जरिए फसल को समय से दूसरे शहरों में पहुंचाया जा सकेगा। झांसी और चित्रकूट जैसी जगहों पर पर्यटकों की संख्या में भी इजाफा का अनुमान लगाया जा रहा है। यानी इस एक्सप्रेसवे के बनने के बाद जो पर्यटन एक्टिविटी होगी झांसी या चित्रकूट में, उसमें भी इजाफा देखा जा सकता है। बारिश के पानी के संचयन के लिए, यानी आसान भाषा में कि बारिश के पानी को स्टोरेज करने के लिए एक्सप्रेसवे पर हर 500 मीटर की दूरी पर पिट बनाए जा रहे हैं। हरियाली के लिए 7 लाख पौधे रोपे जाएंगे। आसपास के गांवों के स्वयं सहायता समूह यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप की मदद से
औषधीय पौधे लगाए जाएंगे। इससे लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ 5 किलोमीटर की दूरी में आने वाले स्कूलों में 2-2 स्मार्ट क्लासेस भी बनाई गई हैं, ताकि बच्चे बदलते वक्त के साथ कदम ताल कर सकें। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बाघ, केन, श्यामा, चंदावल, यमुना, बेतवा और सेंगूर नदियों से गुजरा है। 296 किलोमीटर की लंबाई में 4 रेलवे ओवरब्रिज, 14 बड़े पुल, 286 छोटे पुल, 19 फ्लाईओवर और 224 अंडरपास बनाए गए हैं। इतनी दूरी में 6 टोल प्लाजा मिलेंगे, यानी जो कुल बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की दूरी है यानी किलोमीटर है, वहां पर आपको 6 टोल प्लाजा मिलेंगे। 13 पॉइंट से एक्सप्रेसवे पर चढ़ा और उतरा जा सकेगा। फिलहाल 4 लेन एक्सप्रेसवे का भविष्य में 2 लेन का विस्तार कर 6 लेन बनाया जा सकेगा, यानी एक्सप्रेसवे जो बना है उसमें एक्सटेंशन कैपेसिटी 2 लेन की और है, यानी जो अभी वर्तमान में 4 लेन का है वो भविष्य में अकॉर्डिंग टू ट्रांसपोर्टेशन वो 6 लेन में भी कन्वर्ट किया जा सकेगा। यह पूरी तरह एक्सेस कंट्रोल्ड होगा। 4 जगहों पर पेट्रोल पंप और 4 जगहों पर जन सुविधाएं विकसित की जाएंगी। चित्रकूट में डिफेंस कॉरिडोर के लिए 103 हेक्टेयर जमीन चिन्हित की गई है। झांसी में 183 हेक्टेयर जमीन पर डिफेंस कॉरिडोर की पहली एंकर यूनिट की आधारशिला पीएम नवंबर 2021 में ही रख चुके हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के सभी टोल प्लाजा और रैंप प्लाजा में बुंदेलखंड की धार्मिक और ऐतिहासिक विरासतों की झलक देखने को मिलेगी। अब बुंदेलखंड अपने इस नए अध्याय से संभवतः उत्साहित होते हुए विकास के नए बुलंद आयाम लिखने में सक्षम हो पाएगा और वहां का युवा अपने परिवारजनों के पास रहकर रोजगार प्राप्त करने में सक्षम हो पाएगा। और आज ये पूरी कहानी बुंदेलखंड की और बुंदेलखंड किस तरीके से 75 वर्षों बाद विकास के नए आयाम और विकास के मुहाने पर खड़ा हुआ है, वो आने वाला भविष्य बताएगा। और आज खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज़ नेशन। धन्यवाद।